नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 30 जुलाई 2020 के फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जीएसटी। जीएसटी काउंसिल हैज sought ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट्स टॉप लॉ ऑफिसर, दैट इज अटॉर्नी जनरल। जीएसटी काउंसिल जो है इसने अटॉर्नी जनरल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, टॉप लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अगर कोई केसेस होते हैं तो उसमें अपियर होने का काम जो है वो अटॉर्नी जनरल करते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक ऐसा भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, कि क्या अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट में वोट दे सकते हैं? ऑफ कोर्स नहीं, वो वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। हाँ, उनको बुलाया जा सकता है, वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। राइट? तो ये चीज़ सिर्फ एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। अटॉर्नी जनरल के साथ जुड़ी हुई दूसरी जो डिटेल्स है वो ऑफ कोर्स आपने पॉलिटी में, आपका जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, उसमें पढ़ा होगा, तो उसमें और ज़्यादा गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ। यहां पर प्रश्न ये है कि जीएसटी काउंसिल ने ये जो ओपिनियन है वो किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ओपिनियन जो है वो मांगा है। कुछ टाइम पहले की बात है कि स्टेट्स यानी कि राज्यों ने जीएसटी काउंसिल को ये सजेशन दिया है कि अगर जो कॉम्पनसेशन देने में शॉर्टफॉल है, अगर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसे देने हैं, अब अगेन मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगी जीएसटी के बारे में। करंट इश्यू ये है कि ये जो जीएसटी काउंसिल है उसमें हॉट टॉपिक ये है कि शॉर्टफॉल अगर होता है, कॉम्पनसेशन फंड में शॉर्टफॉल होता है, तो उसको कैसे फुलफिल किया जाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेट्स से राज्यों को 100 रुपये देने हैं और ये जो कॉम्पनसेशन फंड है उसमें 80 रुपीज़ ही हैं, तो बाकी के ये जो 20 रुपीज़ हैं वो कैसे मैनेज करेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके ऊपर डिस्कशन आने वाली जीएसटी काउंसिल में भी होगी एंड होपफुली इसका कोई रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि इसके बारे में कौन सोच सकता है, इसके बारे में डिसीजन जो है वो कौन ले सकता है? तो अटॉर्नी जनरल ने ये बताया है कि ये जो मार्केट बोरोइंग मैकेनिज्म है, मार्केट बोरोइंग मैकेनिज्म का मतलब ये है कि राज्यों ने जीएसटी काउंसिल को ये एक एडवाइस दी है कि अगर ये 20 रुपीज़ की जो बात है, 20 रुपीज़ अगर कम है तो ये आप मार्केट में से बोरो कर लीजिए, यानी कि एक प्रकार से आप लोन ले लीजिए और लोन लेने के बाद ये जो पैसे हैं 20 रुपये वो आप राज्यों को दे दीजिए। तो इसके बारे में डिसीजन कौन ले सकता है, ये एक प्रश्न सामने आया। तो इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल का ओपिनियन ये है, इसके ऊपर डिसीजन जीएसटी काउंसिल ले सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है। आई थिंक 1-2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के 2 सेक्रेटरी एक पार्लियामेंट की पैनल के सामने आए, उनको बुलाया गया और फिर ये जो शॉर्टफॉल है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया। शॉर्टफॉल तो नहीं, लेकिन प्रिसाइसली अगर बात करूं तो ओपोजिशन मेंबर्स हैं इस एक पैनल के, पार्लियामेंट्री पैनल के, तो पार्लियामेंट्री पैनल के जो ओपोजिशन लीडर्स हैं, ओपोजिशन मेंबर्स हैं, उन्होंने ये बताया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैं, जो भी ड्यूज़ हैं, जो भी पैसे आपको देने हैं स्टेट्स को, वो एक साथ दे दीजिए क्योंकि स्टेट्स को इन पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये दोनों सेक्रेटरीज ने ये बताया कि फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कैपेसिटी नहीं है, फ़िलहाल ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैं वो इनएबल हैं या फिर कैपेबल नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बाकी के जो पैसे हैं, जो ड्यू हैं, वो एक साथ दे सकें। तो दूसरे कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकती तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं। आई डोंट थिंक सो ये किया जाएगा, लेकिन कुछ ऑप्शंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, जीएसटी के जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ कर दीजिए, यानी कि टैक्स को इंक्रीज़ कर दीजिए। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि
टैक्स को इंक्रीज करना, यानी कि चीज़ों की कीमत इंक्रीज हो जाएगी। चीज़ों की कीमत इंक्रीज जब होती हैं तो फिर उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन तो क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ें, दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको आप कॉम्पनसेशन फंड के तहत ला दीजिए, या फिर जो सेस का रेट है उसको इंक्रीज कर दीजिए। तो ये भी आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल। तो बट ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं। एक और ओपिनियन सामने आ रहा है, वो ये है कि जो भी शॉर्टफॉल है, लेट्स से कि 5 ऐसे राज्य हैं, लेट्स से 5 राज्यों को 10-20 रुपये, 10 रुपये, लेट्स से 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपीज़, राइट, इतनी शॉर्टेज ये 5 राज्यों को फेस करनी पड़ रही है। तो इसके बारे में ये ओपिनियन है कि आपको 20 रुपये कम मिल रहे हैं, तो आप फिलहाल ये 20 रुपये जो हैं वो मार्केट में से बोरो कर लीजिए, आप खुद लोन ले लीजिए। आपको 30 रुपीज़ की शॉर्टेज है, तो आप 30 रुपीज़ जो हैं वो आपको कम मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आप इसको बोरो कर लीजिए। फ्यूचर में जब कॉम्पनसेशन फंड में पैसे आएंगे, तब ये पैसे जो हैं उन पैसों का उपयोग करके ये जो भी पैसे आपने बोरो किए हैं उसको सेटल किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा ओपिनियन है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैंने आपके सामने कुछ ऑप्शंस रखे हैं, आप इन ऑप्शंस के बारे में सोचिएगा। एक और चीज़, अगर आज आपका पहला दिन है, पहली बार आप डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को देख रहे हैं, तो आई एम श्योर आपके मन में प्रश्न होगा कि ये कॉम्पनसेशन सेस क्या है, या फिर कॉम्पनसेशन फंड और इसके साथ जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स। तो पिछले कुछ दिनों की जो पीडीएफ्स हैं, लेक्चर की पीडीएफ्स, आपको ये पीडीएफ्स मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर से मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कीजिए, फिर जीएसटी के साथ जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उसको ढूंढिए, और फिर जो भी डेट में हमने डिस्कशन की है, तो मैं अभी लास्ट वीक की ही बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ जुलाई कि कुछ आप पीडीएफ्स डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इसके साथ जुड़ी हुई डिस्कशन जो है वो मिल जाएगी, और तो इससे आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, आरबीआई। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से कैश फ्लो डिस्टर्ब हो चुका है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, तो उनकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। तो यहाँ पर डिमांड ये आ रही है कि बिजनेसेस जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, उसमें से बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनका कहना ये है कि आप वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग प्रोवाइड कीजिए। इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ही क्विकली। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये की लोन ली है। अब ये 100 रुपये की लोन में से आपने 50 रुपये तो पे कर दिए हैं, लेकिन बाकी के 50 रुपये जो हैं वो आप पे नहीं कर पा रहे हैं। आप एनपीए या फिर डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, आप पे ही नहीं कर पा रहे, ऐसी सिचुएशन है। क्योंकि आपको चाहिए, फ़िलहाल आपको 20 रुपये की आवश्यकता है। तो रिस्ट्रक्चरिंग में ऐसा किया जा सकता है कि या तो आपको 20 रुपये दिए जाए, तो टोटल अब आपकी जो लोन है वो 70 रुपीज़, या फिर टोटल जो लोन थी 100 रुपये की, अब ये हो गई 120 रुपीज़ की। आपने उसमें से 50 रुपीज़ तो पे कर दिए है, बाकी रह गए 50, और ऊपर से आपको दिए जाए 20 रुपीज़, ताकि आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सके, या फिर उसमें एक नई एनर्जी डाल सके। तो ये भी किया जा सकता है, या फिर इंटरेस्ट रेट हैं, या फिर टाइम जो है, उन सारी चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। तो वन टाइम एक बार आपको ये एक रीस्ट्रक्चरिंग, या फिर तीनों चीज़ें, टाइम, इंटरेस्ट रेट और एक्स्ट्रा पैसे देना, या फिर मोराटोरियम को एक्सटेंड कर देना, यानी कि अगर अगस्त तक जो मोराटोरियम दिया गया है या फिर दिया जाएगा अगस्त 2020 तक, तो इसको और एक्सटेंड करके 3 महीने, और 3 महीने, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने और ज़्यादा पीरियड दिया जाए, 3 महीनों का पीरियड, कि आपको लोन और लोन के जो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे ना करने पड़े, और उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट की दिसंबर से आप इसकी शुरुआत कर सकें। तो इसको कहते हैं मोराटोरियम। तो इसको एक्सटेंड करने की भी बात चल रही है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आपको पता है कि HDFC के जो चेयरमैन हैं दीपक पारेख, तो दीपक पारेख साहब ने अभी एक ओपिनियन दिया था कि ऐसी चीज़ ना करें, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग, और ख़ास करके ये मोराटोरियम जो है उसको तो एक्सटेंड ना करें। इससे क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक पेमेंट कल्चर को करप्ट कर देगी। पेमेंट कल्चर को करप्ट करने का मतलब ये है कि फिर ये एक आदत पड़ जाएगी फ्यूचर में। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं, वो पैसे पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पैसे पे करना नहीं चाहते। तो इसके ऊपर एक सजेशन ये भी आ रहा है कि
आरबीआई जो है एक थर्ड ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हैं। वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग या फिर मोराटोरियम को एक्सटेंड करने से अच्छा है कि जो भी फ़िलहाल आईबीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और ख़ास करके 7 जून 2019 को जो आरबीआई ने सर्कुलर इश्यू किया था, इसको ही डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकती है, या फिर आरबीआई कह सकती है कि इसको ही आप फॉलो कीजिए, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अब आप भूल जाइए। तो ये सर्कुलर जो है वो क्या था? सर्कुलर में ऐसा था कि मान लीजिए कि आपको फर्स्ट अगस्त तक आपको आपकी लोन जो है उसका एक इंस्टॉलमेंट पे कर देना था, और आपने 1 अगस्त तक नहीं किया, एनपीए हो गया, लेट्स से 90 डेज तक आपने कोई भी चीज़ आपने पे नहीं की, तो 1 अगस्त जो है वो आपके 90 डेज अगर होते हैं तो फिर 30 दिनों का एक रिव्यू पीरियड ऐड किया जाएगा। यानी कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक डिस्कशन जो है वो चलेगी, एक रिव्यू पीरियड होगा, और इस रिव्यू पीरियड में फिर फाइनल एक तैयार मीन्स एक रिव्यू किया जाएगा कि क्यों पेमेंट नहीं हो पाया एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड 180 डेज टू कम अप विथ ए बाइंडिंग रेजोल्यूशन प्लान। ये 30 डेज के बाद एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन प्लान के लिए 180 डेज दिए जाते हैं कि इन 180 डेज में 75% जितने जो लोन प्रोवाइडर्स हैं और 75% तक की जो लोन है, आई होप आई एम नॉट कन्फ्यूजिंग यू, ये बहुत ही ईजी है। चलिए मैं फिर से ट्राई करता हूँ। मान लीजिए कि आपकी बैंक की जो लोन है, एक कस्टमर जो हैं उनकी लोन जो है वो एनपीए हो गई, तो उसके बाद क्या किया जाएगा? एज पर दिस सर्कुलर 30 डेज का एक रिव्यू पीरियड, अगर इसमें चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो ठीक है, वरना फिर 180 डेज दिए जाते हैं कि इन 180 डेज में आपको कुछ एक प्लान बनाना है, रेजोल्यूशन इसका कर देना है, इसको सॉर्ट आउट कर देना है। तो ये हैं इसमें, और फिर इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए 100 रुपये की लोन थी, तो 100 रुपये की लोन जो है तो उसमें से 75 रुपीज़ तक की लोन अगर मान लीजिए 3 बैंक्स ने प्रोवाइड की हैं, तो ये तीनों बैंक्स को मिलकर ये प्लान बनाना है, और टोटल जो भी बैंक्स है उसका 60% जितने लोग मिलकर इसको डिसाइड करें। तो ये एक चीज़ जो है ये आपको पढ़ने को मिलती है ये 7 जून 2019 के आरबीआई के सर्कुलर में। इसमें आगे ये भी दिया गया है कि मान लीजिए कि 180 डेज़ का ये जो रेजोल्यूशन प्लान है उसमें अगर कुछ नहीं होता है, तो 100 रुपये की जो लोन थी तो उसमें से 20 रुपये आप भूल जाइए, राइट, ये आपको एक साइड में रख देने हैं, और टोटल 365 डेज़ में अगर कुछ नहीं होता है तो फिर इसको और ये 20% जो है इसको 35% तक लेकर जाइए, यानी कि 35 रुपीज़ या फिर 35%। तो 100 रुपये में से इतना पैसा जो है वो आपने एनपीए डिक्लेयर, मीन्स ये अब बैड डेप्ट, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। ये 100 रुपये की जो लोन थी उसमें से आप एक्सपेक्ट करेंगे 65% वापस मिले, या फिर इसके ऊपर ही काम होगा, बाकी के पैसे जो हैं वो एक प्रकार से हेयर कट। RIL इन FMCG बिजनेस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो एक फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड नाम की कंपनी है, तो उसमें एक माइनॉरिटी स्टेक लिया। माइनॉरिटी स्टेक इसलिए क्योंकि रिलायंस के खुद के स्टोर्स जो हैं वहाँ पर ये FCL के प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, तो फिर नेगोशिएशंस करने में काम होगा, और ये जो FCL हैं उनको एक नया रिटेलर भी मिलेगा जो है रिलायंस जो है ये अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए जियो लेकर आ रही है। मीन्स इनफैक्ट इन्होंने जियो मार्ट लॉन्च भी कर दिया है, और फ्यूचर में धीरे धीरे करके रिलायंस जो है वो इस सेक्टर में, ये जो रिटेल सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा नाम बनना चाहती है। गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 25 तक रिलायंस जो है वो एज़ फार एज ई ग्रोसरी रिटेलिंग इज कंसर्न 50% जितना मार्केट शेयर जो है वो रिल का होगा। फिर एक और टॉपिक है WTO एंड ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे देश जो हैं वो भारत को लेकर खुश नहीं हैं। उन लास्ट ईयर की बात करें तो इन देशों ने भारत के खिलाफ एक इश्यू मीन्स भारत को ये बताया कि भारत बहुत ज़्यादा ड्यूटी चार्ज करता है ICT प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो फिर इसको लेकर एक डिस्कशन हुई, कंसल्टेशन हुआ। पहले ऐसा होता है WTO में कि कंसल्टेशन होता है, कंसल्टेशन अगर फेल हो जाए तो फिर आप पैनल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर आपने एक बार पहली बार पैनल की रिक्वेस्ट की, तो जिस देश के खिलाफ आपने इश्यू रेज किया है, उस देश के पास ये अधिकार होता है कि वो इस पैनल की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करवा सकें। तो यूरोपियन यूनियन ने ये रिक्वेस्ट की थी फरवरी में, तो इसको भारत ने रिजेक्ट करवा दिया। फिर दूसरी बार यूरोपियन यूनियन ने यह रिक्वेस्ट की, अब आप इसको रिजेक्ट नहीं करवा सकते। तो पैनल जो हैं वो गठित की गई। अब 3 ऐसी डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल जो हैं वो भारत के ऊपर चल रही हैं, और यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान का कहना यह है कि ये 3 डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल को आप एक कर दीजिए। स्टार्टिंग ये 2017 से हुई। 2017 में भारत ने ये मोबाइल फ़ोन्स और इस प्रकार के आईसीटी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर 10% ड्यूटी लगाई। उसी साल इसको इंक्रीज़ करके 15% कर दिया, और फिर इसको 20% कर दिया। तो ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो देश यूरोपियन यूनियन, ताइवान, जापान, इनकी कंपनीज़ और या फिर ये देश जो है, उनका कहना ये है कि इतनी ज़्यादा जब आप ड्यूटीज़ लगाते हैं तो उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच नहीं पाते, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और भारत जो है वो इलीगली इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा रहा है। भारत का कहना यह है कि ये जो ITA एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का पार्ट भारत नहीं है, भारत ने इसके तहत कोई कमिटमेंट नहीं किया है, तो फिर हम इसके ऊपर ड्यूटी लगा सकते हैं। तो टेक्निकल अब टर्म्स के ऊपर ये इश्यू चल रहा है। अगर भारत इस केस को हार जाता है तो फिर चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका मतलब ये है कि भारत फिर चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये ICT प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगा पाएगा। और लास्ट ईयर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 20 की, तो हमने $15.7 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक टेलीकॉम गियर और कंप्यूटर हार्डवेयर चाइना से मंगवाए हैं। USA, टर्की, UK, नॉर्वे, सिंगापुर, थाईलैंड, रशिया, ब्राज़ील, कोरिया, ऑफकोर्स साउथ कोरिया, चाइना, कनाडा और इंडोनेशिया, ये सारे थर्ड पार्टी कंट्रीज़ हैं। इस पर्टिकुलर केस को लेकर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी के तौर पर ये इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, और उनका कहना ये है कि ये केस जो है भारत के खिलाफ, ये जो पैनल है और इसका डिसीजन जो है वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत इसका विरोध कर रहा है, ऑफ कोर्स। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।